हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, कि कैसे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर प्रॉपर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, उसे प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया जाए, उसका ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली नहीं रखा जाए, इन्फोर्समेंट प्रॉपरली नहीं देखा जाए, तो कैसे उस एरिया के जो भी वाटर स्ट्रीम्स हैं, एयर हैं, इन सब चीज़ों में पॉल्यूशन फैल जाता है और वो बहुत ही नुकसानदेह होता है वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, वहाँ के पीपल के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हेडिंग है, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट एंड वाटर पॉल्यूशन, ये हमारा जो केस स्टडी है। बेसिकली मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है लुधियाना को। लुधियाना एक बहुत ही बड़ा हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो कैसे यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण जो वहाँ की वाटर स्ट्रीम है वो पॉल्यूट हो रही है, और कैसे गवर्नमेंट की उसमें अनदेखी हो रही है, और क्या क्या इश्यूज हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चाहे आम जनता के सेहत के लिए लेकर हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या ओवरऑल जनरल नॉलेज के लिए हो। तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण। यहाँ पर गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा एक कन्वर्बेशन है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे कि 80% ऑफ वूलन क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मतलब कि कंट्री का 80%, देश का 80% जो भी ऊनी कपड़ा है वो बनकर निकलता है लुधियाना से। तो समझ रहे हैं कि आप, हमारे देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है, और इनके लिए वूलन कपड़े का सारा जो भी बनता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्लस एक्सपोर्ट भी होता है। ये सारे का 80% का जो प्रोडक्शन है यहाँ पे होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे होता है, बाकी की जगहों पे भी होता है, और अच्छे खासी मात्रा में होता है। चाहे वो हरियाणा में हो गया, चाहे वो गुजरात में हो गया, चाहे वो पुणे में महाराष्ट्र रीजन में हो गया, तो और भी जगहों पर होता है। बट फिर भी 80% शेयर अकेले लुधियाना का है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे लुधियाना में 1/3 इंडस्ट्रियल एरिया है, 1/3 इंडस्ट्रीज जो है लोकेटेड है पंजाब की लुधियाना में। और यहाँ पे लुधियाना में और अमृतसर में स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोकस किया गया था जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था 1950s में। तो यहाँ पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण, जो मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वहाँ पर कि कुछ जगहों को हम लोग इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, और उसके वहाँ पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण बाकी के जो रीजन है वहाँ के आसपास के, वो भी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अमृतसर और लुधियाना को चुना गया था। और लुधियाना में 1/3 इंडस्ट्रीज बेस्ड है पंजाब में। और यहाँ पे लुधियाना में जो 1/3 इंडस्ट्रीज हैं भी पंजाब की, उसमें मैक्सिमम जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे कि निट वेयर यानी कि बुने हुए कपड़े, जैसे ऊनी कपड़े जो बुने हुए स्वेटर वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए। और होइजरी यानी कि जो थिन कपड़े होते हैं, जो मिल वाले कपड़े होते हैं, जैसे कि अंडर गारमेंट्स वगैरह बनते हैं, टी शर्ट्स वगैरह बनती है, इन सब चीज़ों की मैक्सिमम यहाँ पर प्रोडक्शन होती है, चाहे वो कॉटन का हो, पॉलिएस्टर का हो, या एक्रेलिक का हो। तो ये 3 रॉ मटेरियल को यूज करके यहाँ पर नीट वेयर और होइजरी का प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम। और इसीलिए यहाँ पर इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी बड़ाई की बातें कि यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इतना यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन इसके कारण यहाँ पर नुकसान क्या हो रहा है? तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि देखिए, डाइंग इंडस्ट्री जो यहाँ पर है, कभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग बिना डाइंग इंडस्ट्री के एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में, फैशन के इस दौर में, जो कपड़े हैं उसे अगर बिना कलर के वाइट, ऐसे ही जैसे कि वो रॉ मटेरियल आते हैं कॉटन वगैरह, वैसे ही अगर प्रोड्यूस करके मार्केट में उतार दिया जाए तो कोई खरीदना नहीं चाहेगा। मार्केट की डिमांड है, कंज्यूमर्स की डिमांड है कि उन्हें कलरफुल और फैशनेबल कपड़े चाहिए, तो डाइंग इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी ही।
और यहाँ पर सबसे बड़ा पार्ट जो है ये डाइंग इंडस्ट्री बनाती है क्लॉथ मेकिंग का। तो यहाँ पर जो भी बुनाई होती है, जो भी मिलिंग होती है कपड़ों की, उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, उसके बाद आफ्टर मिलिंग एंड बुनाई के बाद, नीटिंग के बाद जो उसके कलरिंग का, जो डाइंग का प्रोसेस होता है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। और यहाँ पर रेस्प्लेंडेंट फैब्रिक्स क्या होती है, जो बड़े बड़े छपाई की हुई और जो बुनाई की हुई जो कपड़े होते हैं, जैसे साड़ियाँ वगैरह हो गई और जो छपे हुए टी शर्ट्स वगैरह हो गए, तो इसे कहते हैं हम लोग रेस्प्लेंडेंट फैब्रिक। और ये सबसे बड़ा पार्ट बन गया है आज के इस फैशन के दौर में। पिछले 4 दशक में यहाँ पे इसकी डिमांड लगातार बढ़ी है और बढ़ते ही जा रही है। आफ्टर 1980s यहाँ पर इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है, जिसके कारण की डाइंग इंडस्ट्री पूरी तरह से फ्लोरिश कर रही है, यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और इस डाइंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर केमिकल कलर्स, जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। यहाँ पर देखिए जो बेसिक केमिकल्स यूज होते हैं उसमें सोडा ऐश, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कॉस्टिक सोडा। तो मतलब देख रहे हैं आप कितने डेंजरस केमिकल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। एसिड का लाइन से नाम है, सोडा है, और ये सारे जो हैं सो कोरोसिव एजेंट हैं, सारे जो हैं सो पॉल्यूटिंग एजेंट हैं। उसके बाद भी ये तो सिर्फ बेसिक हो गया, लगभग यहाँ पर 16 डिफरेंट टाइप्स के जो है ग्रुप ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं। ये तो सिर्फ ग्रुप हो गए 16। इसके अंदर भी जैसे ये बेसिक केमिकल्स हमने बताया यहाँ पे, तो ये एक ग्रुप है, इसके अंदर कितने सारे केमिकल्स हैं वो देखिए। और उसमें से कुछ मेन जो ग्रुप्स हैं जैसे वॉशिंग एजेंट एंड सोपनिंग एजेंट हो गए, इसके अंदर भी एक लंबी लिस्ट है 8-10 केमिकल्स की। प्लस यहाँ पर डिटर्जेंट हो गए, जो डिटर्जेंट और स्कोरिंग एजेंट्स हैं, इसकी भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर लेवलिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बेसिक केमिकल्स यूज होते हैं उसमें इससे बेसिकली पूरा एक तरह से वॉश आउट किया जाता है। अगर कुछ कलर्स भी हैं तो उसे ब्लीच कर दिया जाता है। प्लस क्या होता है वॉशिंग एजेंट में, उसके बाद फिर ये केमिकल्स हटाने के लिए वहां पर वॉशिंग एंड सोपनिंग एजेंट यूज करते हैं। प्लस यहाँ पर क्या होता है उसके बाद इसे धोकर और साफ सुथरा बनाने के लिए डिटर्जेंट और स्कोरिंग एजेंट यूज करते हैं। फिर यहाँ पर जब कलरिंग हो जाती है तब लेवलिंग एजेंट यूज होता है। लेवलिंग एजेंट में क्या करते हैं कि जो भी कलर अगर अनइवनली प्रिंट हुआ है तो उसकी लेवलिंग के लिए यूज करते हैं। फिर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट यूज किया जाता है। केमिकल सॉल्ट से उसके कलरिंग जो हुई है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, कलर ज्यादा टाइम तक फेड नहीं करता है, वो पकड़ बनाता है। फिर यहाँ पर व्हाइटनिंग एजेंट भी यूज होती है। व्हाइटनिंग एजेंट फिर उसी के लिए यूज होती है कि अगर कलरिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है तो फिर उसे हटाने के लिए। और ऐसे ही लंबी लिस्ट है 16 डिफरेंट केमिकल्स की। और ये सारे जो लिस्ट ऑफ यहाँ पर मैंने ग्रुप दिए हैं इसमें भी बहुत लंबी लिस्ट है केमिकल्स की। और ये सारे केमिकल्स ऐसा नहीं है कि यूज होके उसके बाद रिसाइकल हो जाएंगे या उसे वहीं पर ट्रैप कर लिया जाएगा, वहां पर ये फिर जाते हैं वेस्ट मटेरियल में। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। अब इतना ज्यादा आप केमिकल यूज करेंगे तो वहां पर जो स्लज निकलेगा, जो वेस्ट निकलेगा, जो इफ्लुएंट्स निकलेगा, वो जाएगा कहाँ पे। तो यहाँ पे एक नदी है बुढ़ा दरिया, यानी कि ओल्ड रिवर। पंजाबी में बुढ़ा दरिया कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है ओल्ड रिवर। तो ये जो बुढ़ा दरिया है, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है लुधियाना का, ताजपुर, तो ये ताजपुर रोड के पैरेलल में बहता था एक टाइम पे। ये बहुत ही फ्रेश स्ट्रीम हुआ करता था 1950s के पहले। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन इस ताजपुर एरिया का बढ़ा है तो यहाँ पर ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ताजपुर में और उसी के रोड के पैरेलल में ये नदी बहती थी। उसके कारण क्या हुआ कि जो भी इंडस्ट्रीज के इफ्लुएंट निकल रहे थे वो सारे इफ्लुएंट्स कहाँ पर ड्रेन हुए, बुढ़ा दरिया में। अब उसके कारण जो थंबनेल में पिक्चर लगाई हुई है वो उसी नदी की है, बुढ़ा दरिया की है। यहाँ पर इतनी ज्यादा टॉक्सिक स्लजवेज
इस नदी में बहाई गई, उसके कारण इसका पानी पूरा काला पड़ चुका है और इसके ऊपर एक ग्रीसी लेयर, चिपचिपा सा लेयर बन चुका है नदी के पानी के बहाव के ऊपर। और ये लेयर पानी के बहाव के साथ साथ जो साइड के बैंक्स हैं वहां पर भी जमा हो रहा है, किनारों पर भी जमा हो रहा है और टॉप लेयर में भी है। और इन सब केमिकल्स का देखिए, केमिकल अलग अलग तो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, लेकिन उनके इफ्लुएंस जाकर रिवर में और स्ट्रीम में एक साथ मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप होने के कारण वहां पर उसमें बहुत डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन के कारण वहां पर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, एलिमेंट्स और बहुत सारी चीजें हेवी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा। उसके कारण यहाँ पर इतना अनप्लेजेंट स्मेल, मतलब एकदम बदबूदार परिस्थिति बन गई है उस नदी की, और लगता है जैसे कि वो सड़ा हुआ अंडा है, रॉटेन एग है वहां पे। और इस परिस्थिति के कारण वहां पर आसपास, उस स्ट्रीम के आसपास जो भी रहने वाले लोग हैं, जो बस्तियां हैं, वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया है, रहना मुहाल हो गया है इस अनप्लेजेंट कंडीशन के कारण। और इसी के कारण यहाँ पर क्या है कि रॉटिंग कैरकैसेस ऑफ एनिमल्स, यानी कि मरे हुए जानवरों के भी अवशेष मिलते हैं इस नदी में। और ये यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कभी भी अगर फ्रेश वाटर सिस्टम है, नदी पूरा साफ सुथरा है, तो लोग भी उसमें कचरा वगैरह फेंकने से या कुछ भी फेंकने से एक बार सोचते हैं। लेकिन जिसकी परिस्थिति ऑलरेडी खराब हो, जिसमें पहले से कचरा ही कचरा हो, जिसका पानी जो बह रहा है पूरी तरह से काला हो गया हो, तो वहां पर लोग जो उसके आसपास हैं या वहां से गुजर रहे हैं, उनमें भी बिहेवियरल चेंजेस आता है। वो लोग भी अपनी सोच बदल देते हैं कि ये तो भाई पहले से नाला ही है, तो उसमें कचरा फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो मरे हुए जानवर रहते हैं उनको भी लाकर डंप कर दिया जाता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हो गए या जो घूमते फिरते जानवर, भटकते जानवर हैं, ये लोग क्या करते हैं कि आकर इस पानी को पी लेंगे। और ये पानी इतना टॉक्सिक है, इतनी केमिकल्स है इसमें, कि अगर वो कुछ दिन तक लगातार इस पानी को पीते हैं तो वो ऐसे ही मर जाते हैं, उसी स्ट्रीम के आसपास पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये परिस्थिति हो रही है। प्लस देखिए, यहाँ पर इन सब दिक्कतों के कारण यहाँ पर जो नदी पहले कहा जाता था जिसे बुढ़ा दरिया, अब उसका नाम पड़ गया है बुढ़ा नाला, यानी कि पुराना सीवर, ओल्ड सीवर। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ गई है इसके साथ कि इसका नाम तक लोगों ने अब बदल कर रख दिया है। और इसके कारण, बुढ़ा दरिया के कारण, ये डाउन द स्ट्रीम जाकर बनती है ट्रिब्यूटरी सतलज रिवर की। और ये सतलज रिवर में जब जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, अपना पानी सतलज में देती है, तो वहां पर परिस्थिति ऐसी है कि जब सतलज में इसका पानी बहता है, तो यहाँ पर जब मिलने के बाद, सतलज का ये मेन फ्लो आ रहा है और ये बुढ़ा दरिया का फ्लो आ रहा है, तो यहाँ पे सतलज का पानी जो बहते रहता है, उसी में, उसी बहाव में एक अलग कलर का, डिफरेंट कलर का पानी दिखता है। जैसे रेड कलर से जो बह रहा है, अगर वो सतलज का पानी है, तो ये बुढ़ा दरिया का पानी अलग कलर से वहां पर दिखता रहता है, जिसके कारण कि लोग वहां पर कहते हैं कि नदी के अंदर नदी बह रही है। सतलज का पानी तो फ्रेश दिखता रहता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पानी बुढ़ा दरिया का है वो काले रंग का साफ दिखाई देता है, नदी की पानी के अंदर अलग से बहता हुआ, जिसके कारण कि यहाँ पर कहा जा रहा है रिवर इन रिवर सिस्टम, यानी कि नदी के अंदर एक अलग से नदी बह रही है गंदे पानी की। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पर हो गया कि इस बुढ़ा दरिया के कारण, जो लुधियाना में इंडस्ट्रियल एरियाज के जो इन्फ्लुएंस बह रहे बुढ़ा दरिया में, उसके कारण सतलज में भी पॉल्यूशन फैल रहा है, कंटेमिनेशन फैल रहा है। और ये कंटेमिनेशन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, डाउन द स्ट्रीम। अब ये सतलज में पानी मिक्स हो चुका है बुढ़ा दरिया का, तो ये तो आगे तक जाएगा। और आगे डाउन द स्ट्रीम हरके बराज है, हरके बराज से वहां का पानी जो है इरिगेशन के लिए फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है हरियाणा में और राजस्थान में, और बहुत बड़े क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब सोचिए कि ये पॉल्यूटेड पानी हरिके बराज से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे हरियाणा और राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में, इंदिरा गांधी कनाल के थ्रू, प्लस सतलज और आगे तक जाएगी, तो मतलब पूरे पंजाब में 3 स्टेट में पॉल्यूशन फैल रहा है लुधियाना के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कारण।
और आगे यहाँ पर देखिए कि इसके काउजेज क्या है मेनली। तो काउजेज सबसे पहला तो वही है कि जो कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, केमिकल पॉल्यूटेंट्स जो डाइंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ब्लीचिंग के लिए, कलरिंग के लिए और डिफरेंट तरह के एजेंट्स यूज हो रहे हैं, हेवी मेटल्स यूज हो रहे हैं, प्लस यहाँ पर क्या है कि जरी के काम वाले भी कपड़े बनाए जाते हैं तो उसके भी मेटालिक टॉक्सिक हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, ये दोनों बुड्ढा दरिया में फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू क्या है कि यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया भी गया था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लुधियाना म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, लेकिन वो पिछले एक दशक से नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसके काम नहीं करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो जो इफ्लुएंट मतलब कि डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया भी गया था, तो उसमें जो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अपना पर्सनल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बना रखे हैं, तो वो लोग सामने एक शॉप की तरह बना लेते हैं, पीछे उनका इंडस्ट्रियल काम होता रहता है। और उन्होंने लुधियाना म्युनिसिपैलिटी का सीवरेज सिस्टम का कनेक्शन ले लिया शॉप के नाम पे। शॉप के नाम पे जो कनेक्शन मिला उसी में इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का भी फ्लो कर दिया चालू। और उसके कारण यहाँ पर क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो कैपेबल नहीं होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो वहां पर क्लॉगिंग शुरू हो गया, स्लज का ज़्यादा जमाव हो गया, जिसके कारण कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लुधियाना म्युनिसिपैलिटी की फेल हो गई और पिछले एक दशक से वो बंद पड़ी हुई है। प्लस यहाँ पर क्या है कि ताजपुर में एक डेयरी भी है और डेयरी का जो सॉलिड वेस्ट मतलब कि जो हेवी वाटर का जो वेस्ट है वो भी इस डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में ही फ्लो हो रहा था, जिसके कारण कि वहाँ पर ज़्यादा ही कुछ स्लजिंग हो गई और वो पूरा क्लॉग पड़ा हुआ है सिस्टम। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके कारण कि यहाँ पर ब्लेम गेम भी चालू हो गया है कि ये जो बुड्ढा दरिया की परिस्थिति हुई है ऐसी, ये क्यों हुई है। तो यहाँ पर जो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पीपीसीबी है, ये ब्लेम करते हैं यहाँ पर कि ये म्युनिसिपैलिटी की गलती है, उन्हें कनेक्शन देना ही नहीं चाहिए था। इनको तो जहाँ पर है अपना ईटीपीज जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बनाने का ऑर्डर है, अपना इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने का ऑर्डर है, तो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ब्लेम करती है म्युनिसिपैलिटी को और म्युनिसिपैलिटी ब्लेम करती है पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आपने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, प्रॉपर वहां पर विजिलेंस नहीं रखा, जिसके कारण कि इन लोगों ने जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर था वो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में ही डिस्चार्ज कर दिया। तो ये दोनों के ब्लेम गेम के कारण भी यहाँ की परिस्थिति बिगड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है एक डिकेड से जो बंद है, इसे चालू करने के लिए भी गवर्नमेंट ज़्यादा इनिशिएटिव ले नहीं रही है। पिछले जितने भी गवर्नमेंट्स आए हैं पंजाब के किसी भी पार्टी के, वो लोग इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हब है। और अगर ये पॉल्यूशन का इशू लेकर यहाँ पर अगर स्मॉल यूनिट्स पे अगर लगाम कसना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे यूनिट्स इन्हें बंद करने पड़ जाएंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खुद ही कहती है कि ये जितने भी यूनिट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वो पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, दे डू नॉट पॉल्यूट टू मच। इनके कहने का ये मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि स्मॉल स्केल के हैं, 2 लाख से 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में इनका फंक्शनिंग, इनका ऑपरेशन चालू हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के और डाइंग के छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं और उनका ये कहना है कि ये स्मॉल स्केल प्लांट्स हैं तो ये ज़्यादा पॉल्यूट करते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनके पास इतनी फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी नहीं है कि ये यहाँ पर इस तरह के प्लांट इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकें। तो ये यहाँ पर एक तरह से नेग्लिजेंस की बात है, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स मिलकर ही इतना ज़्यादा वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं कि उसके कारण यहाँ पर
बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और ये कंप्लीट फेलियर है इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन का, गवर्नमेंट की तरफ से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर, उन सब की मिली जुली गलती है। यहाँ पर एक किसी पार्टी को यहाँ पर ब्लेम करना गलत होगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से इस सिस्टम को इवेड करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं वो 1950s के आसपास के हैं मैक्सिमम जो बड़े प्लांट्स हैं, और ये उस समय ज़्यादा रेगुलेशन उतना हार्श था नहीं, पॉल्यूशन के प्रति उतनी जागरूकता थी नहीं, गवर्नमेंट की भी उतनी ज़्यादा पॉलिसीज नहीं थी। तो ये उस समय के हैं, तो उस समय बहुत सारे प्लांट्स, जैसे कि यहाँ पर 1505 ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होना चाहिए, लेकिन इसमें से 54 ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि ऑल टुगेदर ईटीपीज हैं ही नहीं, और जितने में है भी तो वो इतने कैपेबल नहीं है जिस लेवल के वहां पर चाहिए, बस नाम के ईटीपीज हैं, लेकिन वो पूरी तरह से टॉक्सिसिटी रिमूव करने में कैपेबल नहीं है वेस्ट वाटर के जो भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं उसके, और उसी के कारण यहाँ पर ये पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है लुधियाना में, और वहां पर जो सतलज नदी बह रही है, बुढ़ा दरिया बह रहा है, दोनों में। और यहाँ पर गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है वो लैक कर रही है। तो इस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के कारण अदर क्या इश्यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। जो यहाँ पर ग्राउंड वाटर है उसमें भी यहाँ पर पॉल्यूशन फैल रहा है। और क्यों फैल रहा है कि जो भी वेस्ट वाटर है वो जब यहाँ पर परकोलेट करेगा, परकोलेट मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी सरफेस पर वाटर है तो जमीन के अंदर भी वो वाटर धीरे धीरे, वो पानी धीरे धीरे सीपेज करता है, अंदर की तरफ बढ़ता है, जो पोर्स होते हैं सॉइल्स के बीच में उसके कारण। और उसी के कारण यहाँ पर जो वाटर टेबल है उस तक जब ये वेस्ट वाटर पहुंच जाता है, कंटेमिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उससे भी ये वहां पर कंटेमिनेट कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुएं और नलकाएं पाई जाएंगी जिनमें कि कंटेमिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर पाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरी चीज क्या है, सॉइल कंटेमिनेशन। सॉइल कंटेमिनेशन और सॉइल पॉल्यूशन का इशू इसलिए आ रहा है कि सबसे पहली बात तो यही चीज हो गई, परकोलेशन ऑफ वाटर, जो कि पॉल्यूशन को लेकर साथ में सॉइल में पहुंच जा रही। दूसरी चीज क्या है कि जैसे बूढ़ा दरिया के थ्रू जो आसपास के लोग हैं वहां पर उसी पानी से इरिगेशन भी कर देते हैं। दूसरी चीज क्या है, सतलज में ये वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, सतलज नदी के पानी से बहुत बड़े एरिया को इरिगेट किया जाता है। तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं इन सारे क्षेत्र में फैल जा रहे हैं इस एक्टिविटी, इरिगेशन एक्टिविटी के कारण, तो उसके कारण सॉइल कंटेमिनेशन हो रहा है। तीसरी चीज है डिजीज। अब वहां पर जैसा हमने देखा कि नदी का पानी पूरी तरह से काला हो गया है, ग्रीसी है, स्लजी है, और उसके कारण जो रॉटेन एग का पूरा स्मेल आता है, तो आसपास में जो लोग रहते हैं, जो बस्तियों में है, या फिर जो लोग ग्राउंड कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं चापानल और कुएं के थ्रू, इन सब में अलग अलग तरह की बीमारियां पाई जा रही हैं। यहाँ पर ये लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से, जो वाटर बॉर्न डिजीज है या फिर एयर बॉर्न डिजीज है, उसके कारण यहाँ पर ग्रसित हो रहे हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, थ्रेट टू एनिमल्स। एनिमल्स को ये पता नहीं है, जानवरों को ये पता नहीं है कि कौन सा पानी कंटेमिनेटेड है, कौन सा पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए। उसके कारण जब भी ये लोग कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे पोल्यूटेंट्स का जो परसेंटेज होता है उनकी बॉडी में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी स्थिति खराब होती जाती है और लास्टली वो मारे जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट जो है इरिगेशन का इशू है। तो इरिगेशन का वही इशू है कि कंटेमिनेटेड वाटर आप यूज करेंगे इरिगेशन में, इरिगेशन में जो भी वाटर आप कंटेमिनेटेड यूज करेंगे, तो जब जो भी आप खेती कर रहे हैं, जो प्लांट में एब्जॉर्ब होगा वाटर, तो वो साथ में पॉल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो लास्टली पहुंच जाएगा ह्यूमन बॉडी में। तो सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है, ह्यूमन बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि फूड कंटेमिनेट हो जा रहा है जो भी इरिगेशन में हम लोग पॉल्यूटेड वाटर यूज कर रहे हैं उसके कारण।
तो ये एक पूरा चेन सा बन गया है जिसको कि गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रॉपर इन्वायरमेंटल लॉज का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरत है, यहाँ पर प्रॉपर विजिलेंस ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि ब्लेम गेम ख़त्म होना चाहिए। जो म्यूनसिपैलिटी ब्लेम करती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ब्लेम करती है म्यूनसिपैलिटी को, और दोनों मिला जुला कर कुछ नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट है, एक प्राउड की बात है कंट्री के लिए एज अ होल। ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसी लेवल का पॉल्यूशन कंट्रोल को भी देखने की जरूरत है, उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है। यहाँ पर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहती है कि छोटे छोटे प्लांट्स है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो ETPs लगा सके, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सके। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप उनका वेस्ट वाटर 10 का या 20 का क्लस्टर बनाकर, जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका, और एक सिंगल ETP लगा दें और उनका ट्रीटमेंट जो होगा इफ्लुएंट्स का वहां पर हो जाएगा, उसके बाद वो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी होप कर रहे हैं कि एक समय आएगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी। बहुत सारे NGOs हैं जो कि इस कोशिश में है कि बूढ़ा दरिया को रिजुविनेट किया जाए, उसे क्लीन किया जाए। गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव ले, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ये जो डैमेज है कि पूरा उसका बैंक्स ग्रीसी हो चुका है, उसके टॉप लेवल पे ग्रीसी केमिकल्स फ्लो कर रहे हैं, वहाँ के आसपास का वाटर कितने डेप्थ तक परकुलेट कर चुका है, जिसके कारण कि वहाँ की सॉइल जो है पूरी तरह से कंटेमिनेट हो गई है। तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ा डैमेज है इस पूरे रिवर इकोसिस्टम का, और एक तरह से इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, जिसे कि पूरी तरह से रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये अगर होता भी है तो एक बहुत लंबा टाइम चाहिए होगा और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगा, तब जाकर ये क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज इसमें बहुत ही कम चांसेस है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि आगे क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुधियाना का इशू, लुधियाना सिर्फ एक केस स्टडी है, अदरवाइज जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इंडिया में, चाहे वो पुणे हो गया, चाहे मुंबई हो गया, चाहे अहमदाबाद है, सूरत है, अमृतसर है, कोलकाता है, हैदराबाद है, कोयम्बटूर है, मंगलूर है, तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पर कि ये परिस्थिति बनी हुई है। खास करके जहाँ पर टेक्सटाइल के हो गए, या जैसे कानपुर में लेदर टैनिंग का है, चाहे फिर वो आपके फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स का हो गया, हैदराबाद सिकंदराबाद रीजन का। तो इन सारे जगहों पे ये पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, और गवर्नमेंट को जो रेगुलेशंस बनाई है उसके इन्फोर्समेंट पे, उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर ये पॉल्यूशन की परिस्थिति सुधर पाएगी। अदरवाइज यहाँ पर ये स्थिति और बिगड़ती ही जाएगी। तो आगे देखते हैं इस पे गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।